हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज़ अनिकांत। आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप विद ईज वाले सेक्शन में और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ब्रेक इवन पॉइंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कुछ बेसिक क्यू पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आप केपेबल हो जाएं। ब्रेक इवन पॉइंट समझने से पहले हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि कॉस्ट कितने तरह की होती है। तो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर कोई कॉस्ट लग रही है, कोई एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, तो उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। वो हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। अगर आप यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं आता। जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। अगर ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, कम आउटपुट बनाएंगे तो कम कॉस्ट लगेगी। सो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है हमारी और हम टेबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जैसे टेबल्स, अगर हम ज़्यादा टेबल्स बनाएंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल यानी कि टिम्बर लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगा जो इसको प्रिपेयर करेगा, इसको मैन्युफैक्चर करेगा। बट जिस फैक्ट्री में हम टेबल बना रहे हैं उसका रेंट वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ज़्यादा टेबल्स बनाएं, कम टेबल्स बनाएं या मैन्युफैक्चर ही ना करे टेबल, रेंट तो उतना का उतना पे करना पड़ेगा। तो आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पर रेंट नहीं बदल रहा, रेंट सेम रह रहा है। सो दैट्स फिक्स कॉस्ट। और वही बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा, हर एक नया टेबल मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे और रॉ मटेरियल का खर्चा करना पड़ेगा और लेबर का खर्चा भी करना पड़ेगा। सो दैट्स वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपने अलग अलग समझ ली। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के पीछे पर्पस ये है कि ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके भी मैं वेरिएबल कॉस्ट को कम नहीं कर पाऊंगा। हर एडिशनल यूनिट मुझे बनानी है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा करना ही पड़ेगा। बट अगर फैक्ट्री का जैसे रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है, अगर मैं फैक्ट्री का पूरा रेंट पे करके उस फैक्ट्री में अगर सिर्फ एक यूनिट या दो यूनिट ही बनाऊं तो मुझे पूरा रेंट फिर भी देना पड़ेगा, तो मेरी कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी। बट जैसे जैसे मैं यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूंगा, मैं मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज करता रहूंगा। एक बार फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो गई, उसके बाद एडिशनल यूनिट्स बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद मेरे को प्रॉफिट होने चालू हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स ब्रेक इवन पॉइंट। नीचे एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स। रॉ मटेरियल और लेबर ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसा कि टेबल बना रहे हैं तो टिम्बर रॉ मटेरियल है और लेबर जो काम कर रही है वो लेबर है। ज़्यादा यूनिट्स बनाई ज़्यादा लगेगा, कम यूनिट्स बनाई कम लगेगा, प्रोडक्शन नहीं किया नहीं लगेगा। बट जो फिक्स कॉस्ट है उसको आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, आप काम करें या ना करें ये कॉस्ट तो इंकर करनी ही पड़ेगी। सो फिक्स्ड है, आउटपुट से इसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ सम एलिमेंट्स जो मैथमेटिकली हैं, आपको नोट्स में दिख रहे होंगे मैथमेटिकली कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने घटने से क्या होता है। तो इसको समझाने से पहले एक कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट समझाता हूँ, फिर एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लूंगा और फिर वापस इस पे आऊंगा कि मैथमेटिकली क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है किसी टाइम, बट इसको अभी एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखिए पूरा डिटेल में समझते हैं ताकि हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट डन हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, उसके अंदर एक तरह की कॉस्टिंग है जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट निकालने का ये स्टेटमेंट है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रॉफिट निकालने का स्टेटमेंट है। जो भी आपने बेचा वो आपका सेल्स हो गया। सेल्स वैल्यू में से हमें कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करनी है। अब उस कॉस्ट में आप वेरिएबल भी सब्ट्रैक्ट करोगे और फिक्स भी सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि लग तो रही है। अगर आप आउटपुट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल देना है, लेबर देना है और रेंट भी देना है फैक्ट्री का। खर्चा ऐसा नहीं है कि बंद हो रहा है, खर्चे सब लग रहे हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों कॉस्ट निकालनी है। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। तो सेल्स में से हमें कॉस्ट माइनस करनी है। सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो जो फिगर ऑब्टेन होगा ये कंट्रीब्यूशन है। एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए इतना आपको मिलेगा।
बनाने का खर्चा से 5 रुपये आता है, बेचते हैं आप 10 रुपये में, तो 10 में से 5 माइनस किया, 5 रुपये हर यूनिट सोल्ड पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरे को फिक्स कॉस्ट भी भरनी है, बट फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, ज़्यादा आउटपुट करूंगा तो वो साथ के साथ इंक्रीज नहीं होती रहेगी। हर एडिशनल यूनिट बनाने के लिए मेरे को 5 रुपये देने और हर एडिशनल यूनिट में बेचूंगा 10 रुपये में, तो एक एडिशनल यूनिट जैसे ही बिकी मुझे 5 रुपये मिल गए। नाउ एज सून एज ये 5 रुपये से मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, राइट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाली, जो मिला वो कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन से मुझे फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, तो कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया। मैं सेल्स में से कॉस्ट ही माइनस कर रहा हूं, बस उसको 2 टुकड़ों में माइनस कर रहा हूं। पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये जो मिला है ये कंट्रीब्यूशन है, और फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये है कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट शीट, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट को एज अ कॉन्सेप्ट समझ लो कि आखिर ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझाऊंगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन है जहां पे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। मतलब अगर प्रॉफिट 0 आ रहा होगा तो जितनी यूनिट्स बेचने पर मेरे को 0 प्रॉफिट मिले, वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पॉइंट जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, 0 प्रॉफिट है, ठीक है, वो ब्रेक इवन होता है। आई एम ब्रेकिंग इवन, यू आर इवन, यू आर नीदर इन प्रॉफिट नॉर इन लॉस, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट 0 होता है, यूनिट्स कितनी रिक्वायर्ड है कि पूरी कॉस्ट कवर हो जाए, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर आपकी एक्चुअल यूनिट सोल्ड, आपने कंप्यूट कर लिया कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट इतना है कि इतनी यूनिट्स तो बेचनी पड़ेंगी कि मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। आपकी सेल्स अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और अगर आपकी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से कम है मतलब आप लॉस इंकर कर रहे हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट का कंप्यूट करने का यूटिलिटी है। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि अगर आप शॉप खोल के बैठे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कम से कम इतनी यूनिट्स तो सेल करनी ही पड़ेंगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके लोकेलिटी में या आपके स्कूल में एक फेयर लग रहा है और वहाँ पे आपको आइसक्रीम शॉप ओपन करने का एक अपॉर्चुनिटी है। वो आइसक्रीम शॉप ओपन करने के लिए जो स्कूल है वो आपसे रेंट ले रहा है 10,000 फॉर दैट शॉप। तो आपको 10,000 रुपीज़ उस शॉप के देने हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट हैं, आपने कहा क्यों ना क्लास में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, हम यहाँ पर शॉप लगाएंगे आइसक्रीम की एंड वी विल सेल आइसक्रीम्स। यू वेंट टू अ लोकल आइसक्रीम वेंडर और उनसे आपने पूछा कि सर एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम आप हमें कितने रुपए में दे देंगे? उन्होंने कहा कि आप कोई भी फ्लेवर का स्कूप ले जाओ, एक स्कूप इस साइज का आपको मिलेगा 10 रुपीज़ में। सो 1 कप इज 10 रुपीज़। आपको 10 रुपए में एक वेंडर है आपकी लोकेलिटी में, वो सप्लाई कर देंगे। स्कूल में आपने डिसाइड किया कि सर्वे करके कि 20 रुपए की प्राइस ठीक रहेगी, स्टूडेंट्स आर विलिंग टू पे 20 रुपीज़ पर कप। तो एक कप आपको वेंडर से परचेज करना है, 10 रुपए पर कप आपको पैसा देना है और 20 रुपए में आप उस कप को बेच देंगे अपने स्कूल के अंदर। सो 20 रुपए यहाँ पे आपकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई, और 10 रुपीज़ पर कप आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। जैसे ही आपको एक कप बेचना है, आपको लोकल वेंडर से वो कप परचेज करना पड़ेगा, वो 10 रुपए में परचेज करना पड़ेगा। कोई भी फ्लेवर का लो, एग्जाम्पल ईजी करने के लिए सबकी 10 रुपए प्राइस है और आपने भी बेचने की प्राइस भी 20 रुपीज़ रखी हुई, एनी फ्लेवर व्हाट्सोएवर, स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल। 20 रुपए में आप बेच रहे हैं, 10 रुपए में आप खरीद रहे हैं। हर आइसक्रीम का कप जो आपका सेल होगा, 10 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। 20 रुपए आपको मिलेंगे कस्टमर से, 10 रुपए आपको अपने सप्लायर को पे करने पड़ेंगे, 10 रुपए आप अपनी पॉकेट में रख रहे हैं। बट एक और कॉस्ट आप इंकर करके बैठे हैं, वो है इस प्लेस का रेंट 10,000। स्कूल ने रेंट कोट किया 10,000 का। स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आप इस शॉप पे आइसक्रीम कितनी बेचते हैं नहीं बेचते हैं, दैट इज टोटली ऑन यू। स्कूल को 10,000 रुपए देने, उस प्लेस का रेंट जो है वो 10,000 रुपीज पे करना है। अब आपको कितनी आइसक्रीम्स सेल करनी पड़ेंगी सो दैट यू कवर दैट 10,000 रुपीज? लेट्स एक्सप्लोर दैट। मैं ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 20, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज़ और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है आपकी
10,000 रुपीज, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग लेट यूनिट्स टू बी सोल्ड बी एक्स, कि एक्स नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आप बेचेंगे, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है. कितनी आइसक्रीम्स बेचेंगे? एक्स आइसक्रीम्स बेचेंगे. और आपको चाहिए, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बीईपी. नाउ बीईपी एज अ कॉन्सेप्ट वी नो, बीईपी पे क्या होगा, दैट मीन्स वो सिचुएशन चाहिए जहां पे प्रॉफिट जीरो आ जाता है. सो लेट्स कैलकुलेट कि इस पे एक्स यूनिट जो है वो जीरो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है ना. तो कितनी यूनिट्स मुझे बेचनी पड़ेंगी कि मेरा प्रॉफिट जीरो आ जाए. यानी कि जो हमारा कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट हमने समझा, उसमें प्रॉफिट जीरो आना चाहिए. कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं. सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी दोस्तों, जो वैल्यू मिलेगी उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. कंट्रीब्यूशन में से फिर आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, तो जो बचेगा उसको प्रॉफिट कहेंगे. प्रॉफिट हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, तो प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट होगा जीरो, ठीक है ना. पहले ही मैंने प्रॉफिट जीरो लिख दिया. फिक्स कॉस्ट कितनी है? शॉप का रेंट फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट इधर हो जाएगी 10,000 रुपीज की, करेक्ट है. अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. प्रॉफिट जीरो है, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, यानी कंट्रीब्यूशन 10,000 का होगा, करेक्ट है क्या. यूनिट्स कितनी बेचनी है वो हमने अज्यूम किया है एक्स, तो सेल्स कितनी होगी 20 पर यूनिट इंटू एक्स यूनिट सोल्ड. और वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? जितनी बेचनी है उतनी खरीदनी पड़ेगी, और खरीदने कितने में पड़ेगी? 10 रुपए में. तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज पर यूनिट, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट, इंटू एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव परचेज. सो टेक्निकली दिस इज 20x माइनस 10x, राइट. सो दैट इज 10x. सही बात है ना. अब आपका कंट्रीब्यूशन, अज्यूम्ड कंट्रीब्यूशन है 10x, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 10,000 आना चाहिए, तभी प्रॉफिट जीरो होगा. यानी 10x इज इक्वल टू 10,000. सो 10x इज इक्वल टू x. अब यहां से हम x कैलकुलेट कर लेते, तो x वुड बी इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज 1,000. ये 1,000 यूनिट्स, x हमने यूनिट्स अज्यूम किया था, तो ये 1,000 आइसक्रीम्स अगर हम सेल करेंगे तो हमें जीरो प्रॉफिट होगा. सो दैट्स आवर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना. 1,000 यूनिट्स पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, जीरो ही आ रहा है. अब ये हमने कंसेप्चुअली सॉल्व किया. अब प्रैक्टिकली ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट. फिक्स कॉस्ट हमारी सिचुएशन में क्या थी? हमारी सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट थी 10,000. बच्चों कॉन्सेप्ट समझना, हर एक आइसक्रीम बिकती है, 20 रुपए मिलते हैं, और हर आइसक्रीम जब बिकेगी तो 10 रुपए लग भी जाएंगे. तो हर आइसक्रीम जो बिकेगी आप अपनी पॉकेट में 10 रुपीज डाल रहे हैं, करेक्ट बात है. अब हर आइसक्रीम बिकी, आपने पॉकेट में 10 रुपीज डाले, आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो हर सेल पे ही कवर हो रही है, पर एक फिक्स कॉस्ट भी लगी हुई है. तो जैसे ही इस पॉकेट में 10-10 रुपए आप रखे जा रहे हैं हर सेल पर, जैसे ही आपकी पॉकेट में 10,000 रुपीज हो जाएंगे, ये 10,000 रुपीज आपको स्कूल को पे करने हैं या आप पहले से पे कर चुके हैं, तो माइनस 10,000 पे आप थे, पॉकेट में 10,000 आ गए, अब आप आ गए जीरो पे. हर नई आइसक्रीम जो बिकेगी आपको 10 रुपए घर ले जाने के लिए मिलेंगे. तो 1,000 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इज योर ब्रेक इवन. अगर ब्रेक इवन से ज्यादा आइसक्रीम बेचते हैं, मतलब 1,000 से ज्यादा बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, 1,000 से कम बेचते हैं तो आपको लॉस होगा, करेक्ट है. अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखो, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? हमारी फिक्स कॉस्ट है 10,000, द रेंट टू बी पेड टू स्कूल. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? हमारी सेलिंग प्राइस है आइसक्रीम की 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है क्या 10, तो 10 आया. तो यहां पर 10,000 डिवाइडेड बाय 10 किया. इफ यू रिमेंबर, फाइनली जब हमने मैथमेटिकली x अज्यूम करके किया था, दिस इज व्हाट वी डिड, 10,000 अपॉन 10. तो ये प्रैक्टिकली लॉजिकली गए, और उसी लॉजिक से बना हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन जहां पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है.
ये निकला हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 1000 यूनिट्स। अगर क्वेश्चन डिमांड करता है कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इज सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है, 1000 का है, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20, तो 20,000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, हमारा बीईपी हो जाएगा। 20,000 की अगर सेल करूंगा तो उस पर 10,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, 10,000 का मैं कंट्रीब्यूशन अर्न करूंगा, पूरा का पूरा 10,000 का कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को प्रोवाइड करने के लिए काम में आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 0। अब आप एग्जाम्पलरी तौर पे करके देख सकते हैं। अगर आप 1000 यूनिट से ज़्यादा की कोई सेल लेंगे 1500 वगैरह तो आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, और 1000 से कम की लेंगे तो आपको लॉस आ रहा होगा। ये है ब्रेक इवन पॉइंट जब सिंगल यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही हो। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब थोड़े से मैथमेटिकल लॉजिक और बताना चाहूँगा छोटे मोटे से। वो ये है कि मान लीजिए यूनिट सोल्ड जो है वो कुछ इतने वेरिएशंस हैं। एक यूनिट सोल्ड 1000 होनी चाहिए, ये तो बीईपी है, करेक्ट है। इसकी जगह हो सकता है कि आपकी आइसक्रीम बहुत पसंद आ जाए और आप 2000 यूनिट सेल कर लें, और हो सकता है कि आप 500 ही सेल करें। सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करूँगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी आइसक्रीम के कप को खरीदने का, एक कप को खरीदने का पैसा। आप 1000 खरीदो तो भी एक कप 10 रुपये में आएगा, आप 2000 खरीदो तब भी एक कप 10 रुपये में आएगा, आप 500 खरीदो तब भी एक कप 10 रुपये में आएगा। यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला आर्ग्यूमेंट मत लगाना। अजम्पशन होता है कि ज़्यादा परचेज करने पे भी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। ऑफ कोर्स इन रियल वर्ल्ड अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा आइसक्रीम का ऑर्डर लेके जाएंगे अपने सप्लायर के पास तो आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं कि सर इतनी ज़्यादा आइसक्रीम के कप्स खरीदूंगा तो 10 रुपये पर कप नहीं देने वाला, थोड़ा कम दूंगा, है ना। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, अजम्पशन है हर लेवल पे आपको 10 रुपये तो देने ही देने। तो एक कप 10 रुपये में पड़ता है। 1000 खरीदो, 2000 खरीदो, 500 खरीदो, एक कप 10 रुपये में आएगा। अब मैं बात करता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? यूनिट सोल्ड 1000, एक की 10 रुपए है, तो 1000 यूनिट्स अगर आपने बेची तो 10,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी। अगर 2000 बेची तो 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, मतलब बढ़ गई। आउटपुट बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, है ना। आउटपुट 1000 से 2000 हुआ, आपने 1000 की जगह 2000 यूनिट्स बनाई और बेची तो वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है वो 10,000 से 20,000 हो गई। और अगर 500 करी यानी आउटपुट कम करा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, सिर्फ 5,000 रुपए ही लगेगी। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज दिस कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में नेचर में फिक्स नहीं है, यूनिट्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, बट कॉन्सेप्चुअली देखो तो पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगी। 10 रुपए लगते हैं साहब, यूनिट्स 1000 बनाओ, 2000 बनाओ, 500 बनाओ, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट्स के साथ बढ़ती रहती है। 1000 बनाई तो 10,000 लगी, 2000 बनाई तो 20,000 लगी, 500 बनाई तो 5,000 लगी। अब बात करता हूं फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल जो है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो हर सिचुएशन में देखो शॉप का रेंट जो है वो 10,000 है। अब आप 1000 आइसक्रीम्स बेचो या 2000 बेचो या 500 बेचो, रेंट तो आपको 10,000 पे करना है, बात खत्म। अब अगर मैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालूं कि एक यूनिट पे कितनी फिक्स कॉस्ट लगी, तो ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा यूनिट्स में स्कैटर करने को मिलेगा फिक्स कॉस्ट, कम यूनिट्स बनाओगे तो कम यूनिट्स रहेंगी। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ कम हो जाती है। अगर आपने 1000 यूनिट बनाई तो एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट लगी 10, अगर आपने 2000 बनाई तो एक यूनिट पे लगी सिर्फ 5, और अगर आपने 10,000 बनाई तो एक यूनिट पे लगी 20। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का सिचुएशन ये है कि आउटपुट, कलर स्कीम बदल देता हूं, अगर आउटपुट बढ़ा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घट गई, टोटल अमाउंट तो कांस्टेंट है। सिर्फ एक मैथमेटिकल लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है और फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कांस्टेंट रहती है। तो बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर फिक्स कॉस्ट
टोटल तो फिक्स्ड है पर यूनिट बदले जा रही है, तो फिर उसको फिक्स्ड क्यों बोलते हैं? बेटा अमाउंट 10,000 है, अब आप यूनिट्स बदलोगे तो पर यूनिट तो कम होती रहेगी ना, ज्यादा यूनिट्स होने लगेंगी। तो आउटपुट बढ़ा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हुई, आउटपुट घटा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई, क्योंकि अब कम यूनिट्स हैं वो फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए, इसलिए ज़्यादा यूनिट्स होंगी तो फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और उसके ऊपर वाली जो यूनिट्स हैं वो प्रॉफिट देंगी। ये ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट और एक छोटा सा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट मैंने हटा दिया, इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब अगर मल्टीपल यूनिट्स हो, एक से ज़्यादा यूनिट्स हो, तो क्या करें सर? तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे सामने, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट के एक से ज़्यादा यूनिट्स हो तो फिर मल्टीपल सेलिंग प्राइस हो गई सर, और मल्टीपल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और मल्टीपल कंट्रीब्यूशन हो गए। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कौन से कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करें सर? तीन कंट्रीब्यूशन है, एक से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट है 3 A, B और C। तो मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ पहले, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है तीनों ही प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट A 30 रुपये में बिकता है, प्रोडक्ट B 45 रुपीज़ में बिकता है और प्रोडक्ट C 60 में बिकता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट, इनको बनाने का खर्चा प्रोडक्ट A को बनाने के लिए लगते हैं 15 रुपये, प्रोडक्ट B को बनाने के लिए लगते हैं 30 रुपये और प्रोडक्ट C को बनाने के लिए लगते हैं 20 रुपये। ये इनकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को सबट्रैक्ट करते हैं तो जो ऑब्टेन होता है उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। A का 15 हुआ, B का 45 माइनस 30 अगेन 15 हुआ और C का 60 माइनस 20 40 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। एवरी यूनिट ऑफ A सोल्ड 15 रुपये मुझे रखने को मिलेंगे, एवरी यूनिट ऑफ B सोल्ड तो मुझे 15 रुपये फिर से मिल जाएंगे और C बिकेगा तो मुझे 40 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिलता है। करेक्ट है। फिर अब देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। क्वेश्चन में नीचे देखिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो है 50,000 रुपए की। ये तीनों ही यूनिट्स को बनाने के लिए टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो है 50,000। एक की 50,000 नहीं, टोटल 50,000 है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर A, B और C तीनों बनती है, उस पूरी फैक्ट्री का रेंट है 50,000। अब उसमें आप कितनी भी A बनाओ, कितनी भी B बनाओ, A बिल्कुल मत बनाओ, B बनाओ, C बनाओ, तीनों ही मत बनाओ, सभी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ, महीने का 50,000 रुपए का किराया है वो दे दीजिएगा। तो फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपीज है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया वो होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट A, B और C तीनों का अलग दे रखा है। फिक्स कॉस्ट एक है, एक फिक्स कॉस्ट को किसी एक कंट्रीब्यूशन से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा एक और नया चीज जो होता है वेटेड कंट्रीब्यूशन। मैं एवरेज निकालूंगा कि ऑन एन एवरेज A, B और C अगर तीनों बिके किसी रेशियो में तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा एवरेज बेसिस पे। एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है उस पे सेल्स मिक्स लगाना पड़ेगा। तो अब मैं इस पे मिक्स अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन में दे रखा है 30% A का है, 30% B का है और 40% जो है वो C का है। इस सेल्स मिक्स का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। अगर 100 टोटल यूनिट्स बिकती हैं तो उसमें से A 30 होती है, B भी 30 होती है और C 40 होती है। ये रेशियो है इनकी सेल्स का। तो इफ इन केस अगर आपको मिक्स परसेंटेज में ना दे रखा हो, यूनिट सोल्ड दे रखा हो, तो टोटल सेल्स में से इंडिविजुअल सेल्स को डिवाइड करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, वही सेल्स मिक्स होगा। आपको अब क्या करना है, A, B और C के कंट्रीब्यूशन पे ये परसेंटेज अप्लाई कर देना है। ये परसेंटेज अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो चीज़ ऑब्टेन होगी उसे कहा जाएगा वेटेड कंट्रीब्यूशन। तो 15 रुपए पर यूनिट A का कंट्रीब्यूशन है, इस पे 30% का लगाया तो 15 3 जा 45, 4.50 आ गया। B का भी वेटेड कंट्रीब्यूशन 4.5 आ गया और C की बात करूं तो 40 का 40% यहाँ 16 आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो 15 इंटू 30% 4.5 ये वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। अब इस वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन का हमें टोटल कर लेना है। टोटल
वेटेड कंट्रीब्यूशन यानी कि समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन यानी कि 4.5 प्लस 4.5 दैट इज 9 प्लस 16 दैट इज 25. दिस इज समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन. अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन देयर आर मल्टीपल यूनिट्स, फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन. फिक्स कॉस्ट कितनी है? क्वेश्चन ने बता रखी है 50,000 रुपए की है, और समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो 25 का है. तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25, 2000 यूनिट्स. ये क्या हो गया? ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया. अब 2000 यूनिट ओवरऑल बीईपी है, इसको क्या बोलते हैं? ये है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट. सर ओवरऑल से क्या मतलब? कि ए बी और सी तीनों का मिलाकर. अगर हमें इसमें ए बी और सी का अलग अलग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा फंडा है. अगेन आप सेल्स मिक्स अप्लाई कर दीजिए, फिर से वही सेल्स मिक्स जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो अप्लाई कर दीजिए. सेल्स मिक्स से मतलब 30% एंड 40%. अरे क्वेश्चन वाले ने ही तो कहा था कि अगर 100 यूनिट्स बिकती है तो उसमें 30 और 40, 30 ए की, 30 बी की और 40 सी की होती है, मतलब इस रेशो में ये बिकती हैं. मैं कह रहा हूं कि टोटल 2000 बेचनी है तो ब्रेक इवन होगा, तो उसमें ए की कितनी? सर 30% बेचिए, यानी 600 यूनिट्स बेचिए. तो ये इंडिविजुअल बीईपी हो गए, बीईपी इन यूनिट्स, है ना. 600 हो गया, बी की भी 600 ही बेचनी है, और सी की कितनी हो जाएगी? 2000 का 40% यानी 800. ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है. क्वेश्चन अगर डिमांड करता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकालो, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना है. ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले समझाया था. बीईपी इन यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, पर इनकी इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस से. तो 600 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए की सेलिंग प्राइस से जो कि है 30, बी को करूंगा बी की सेलिंग प्राइस से जो कि है 45, और सी को करूंगा सी की सेलिंग प्राइस से जो कि है 60. ये तीनों सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट एंड अमाउंट आ जाएगा 600 इंटू 30, 18,000, 600 इंटू 45 दैट्स 27,000, and 800 into 60 that's 48,000. ये क्या हो गए? ये हो गए ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट. अब ये इंडिविजुअल है. अब कोई कहे कि ओवरऑल बीईपी चाहिए मुझे तो, और वो भी इन रुपीस चाहिए, तो इन तीनों सेल्स को ऐड कर दीजिए. 18,000 प्लस 27,000 प्लस 48,000. तो बीईपी ओवरऑल बीईपी अमाउंट में आ जाएगा 93,000 रुपीज का. एंड दैट्स योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन करना है. वेटेड कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? हर एक इंडिविजुअल यूनिट का पहले कंट्रीब्यूशन निकालिए और उस पर मिक्स लगा दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और फिर जो बीईपी निकलेगा वो यूनिट्स में निकलेगा, उस पर वापस सेल्स मिक्स लगाइएगा. तीनों यूनिट्स का इंडिविजुअल, तीनों प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल बीईपी इन यूनिट्स मिल जाएगा, उसको उनकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना तो बीईपी इन अमाउंट मिल जाएगा. टोटल अमाउंट जोड़ोगे तो ओवरऑल बीईपी इन अमाउंट आ गया. टोटल यूनिट्स पहले जो निकली थी वो ओवरऑल बीईपी इन यूनिट्स कहलाता है. ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ मल्टीपल यूनिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया. एक क्वेश्चन अब हम इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा शार्प हो जाए, और एक वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन और जो आ सकता है जहां पे हमको डायरेक्टली मेंशन्ड ना हो कि कितना मिक्स है, सेल्स मिक्स का परसेंटेज ना हो, तो क्या किया जाएगा वो भी मैं समझाता हूं. तो क्वेश्चन नंबर 2, हाईफाई कंपनी है, स्कूल यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चर करती है. 3 तरह की चीज़ें इनके पास, शर्ट, ट्राउजर्स एंड पैंट्स. सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है. सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा तीनों का ही, शर्ट का, ट्राउजर्स का एंड सॉक्स का, राइट. तो ऑल आई नीड टू डू इज सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट में माइनस कर दूंगा. तो 126 माइनस 84, 42 का कंट्रीब्यूशन है शर्ट का, 216 माइनस 114
102 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है ट्राउजर्स का, और सॉक्स की बात करें तो 90 माइनस 54 36 का कंट्रीब्यूशन है सॉक्स का। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया तीनों प्रोडक्ट्स का। अब सेल्स मिक्स अप्लाई करना है इनके ऊपर। सेल्स मिक्स क्वेश्चन में दे रखा है 20%, 60% एंड 20%, ठीक है। दैट सम्स अप टू 100। तो अगर 100% अगर टोटल सेल है तो उसमें 20% शर्ट की है, 60% ट्राउजर्स की है और 20% सॉक्स की है। इसी तो अब इन कॉन्ट्रीब्यूशंस पे ये सेल्स मिक्स लगा दूंगा तो ऑब्टेन होगा वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन। 42 पे 20% कर देते हैं, दैट्स 8.40। फिर हम कर देते हैं 102 पर 60%, दैट्स 61.20। और 36 पे 20%, दैट्स 7.20, ठीक है ना। 42 पे मैंने 20% क्या सेल्स मिक्स दे रखा था 8.4, 102 पे मैंने 60% किया है दैट 61.20, और 36 पे मैंने 20% किया है दैट 7.20। तीनों वेटेड कंट्रीब्यूशन को प्लस कर देंगे, समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे फॉर्मूले में, सो दैट्स 76.80, दैट्स माय समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन। 90 माइनस 54 किया था, 36 का सॉक्स का कंट्रीब्यूशन आया था, उस पर 20% उसका सेल्स मिक्स लगा दिया तो 7.2 उसका वेटेड कंट्रीब्यूशन आया। तीनों के वेटेड कंट्रीब्यूशन को प्लस कर दिया तो आ गया समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन। हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं हम, फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में बता रखी है। फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज इस टेबल के ऊपर दे रखी है 1,53,600। सो 1,53,600 डिवाइडेड बाय समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन दैट 76.80। 153,600 डिवाइडेड बाय 76.8। ये 76.8 अगर सॉल्व करना नहीं आता तो पॉइंट हटा देंगे और ऊपर जीरो लगा देंगे। तो 768 इंटू ऊपर न्यूमरेटर में आप 10 लिख दीजिएगा और 80 लिख रहे हो तो ऊपर 100 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट 2000 यूनिट्स। ये ओवरऑल यूनिट्स है तो ये ओवरऑल बीईपी है। इसमें अगर मुझे तीनों का बटा हुआ चाहिए तो यू नो व्हाट टू डू नाउ, यू नो द ड्रिल। शर्ट, ट्राउज़र्स और उसके बाद आ जाएंगे सॉक्स। इन पे मिक्स अप्लाई कर देंगे हम, तो मिक्स है 20% और इधर है 60% और यहाँ है 20%। ये फिर से सेल्स मिक्स अप्लाई कर देंगे तो इंडिविजुअल बीईपी आ जाएंगे और वो बीईपी होंगे इन यूनिट्स, राइट। तो 2000 का 20% 400, 1200 और 400। तो इसको टोटल कर लो, ये 2000 ही आएगा। 400 400 800, 800 प्लस 1200 2000, ये बीईपी इन यूनिट्स आया। इनटू इसमें अगर सेलिंग प्राइस कर दूंगा तो बीईपी इन रुपीज़ आ जाएगा और फिर उसकी टोटल कर दोगे तो ओवरऑल बीईपी आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इनकी है ऊपर देखनी पड़ेगी 126 मल्टीप्लाई करना है और 216 और लास्ट वाले सॉक्स की है 90। तो इस बीईपी इन यूनिट्स को इन सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो 400 इंटू 126 दैट्स 50,400 और 1200 इंटू 216 दैट्स 2,59,200 और 400 इंटू 90 दैट इज 36,000 ऑफ कोर्स। और इन तीनों को प्लस करके जो ऑब्टेन होगा वो ओवरऑल बीईपी है अमाउंट में, दैट्स 3,45,600 इन तीनों की टोटल। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या मांगा है आपसे। किसी एक का बीईपी मांगा है तो वो बता दीजिएगा, पहले टोटल निकाल के फिर परसेंटेज निकाल के। अमाउंट में मांगा है तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आपसे सिर्फ यूनिट्स में ही मांगा है तो ऊपर रुक जाइएगा। हो सकता है कि आपसे सिर्फ वेटेड कंट्रीब्यूशन मांगा हो तो वेटेड कंट्रीब्यूशन तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि 76.80 पे ही आपका सोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। तो देख लेना दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या मांगा है और उतना ही सॉल्व करिएगा। सो दैट्स अनदर क्वेश्चन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर यू। अनदर क्वेश्चन जहाँ पर ना हमें सेल्स मिक्स डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ तो उसको मैं इधर प्रेजेंट कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन जहाँ पे सेल्स मिक्स ढंग से नहीं दे रखा है, दैट्स दिस क्वेश्चन। अ टॉय मेकिंग कंपनी
प्रोड्यूसेस बारबी डॉल्स एंड एंग्री बर्ड टॉयज, दो तरह के टॉय बनाती है। टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है इसकी 12,90,000 पर ईयर। सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं दोनों का, बारबी और एंग्री बर्ड्स का। मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ। बारबी की सेलिंग प्राइस है 20, वेरिएबल कॉस्ट है 8, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोल्ड इज 12। और एंग्री बर्ड्स का है 25 माइनस 10, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोल्ड इज 15। करेक्ट है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मुझे यहाँ पे सेल्स मिक्स अप्लाई कर दूं अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, वेटेड कंट्रीब्यूशन। सेल्स मिक्स मुझे दे नहीं रखा। फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है करंट सेल ऑफ बारबी डॉल इज 1,40,000 एंड एंग्री बर्ड इज 60,000। ये टाइपो है, मैंने करेक्ट कर रखा है वहां पे, एंग्री बर्ड इज 60,000। तो 2 लाख टॉयज साल भर में बिकते हैं, उसमें 140 बारबी डॉल होती है और 60,000 एंग्री बर्ड होती है। करेक्ट है। हाउ मेनी बारबी डॉल्स एंड एंग्री बर्ड शुड बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। सेल्स मिक्स देखो, इन्होंने एक और हेल्प कर दी, 14:6 निकाल के दे दिया। तो सेल्स मिक्स का जो रेशियो है वो 14:6 है। मेरे को रेशियो नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए। वेरी सिंपल। अब मुझे सेल्स मिक्स डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो बारबी का अगर सेल्स मिक्स परसेंटेज में निकालना हो तो बहुत सिंपल, टोटल सेल्स 2 लाख यूनिट्स हो रही हैं, उसमें बारबी कितनी हो रही है, 140 हो रही है। या फिर 14:6 का रेशियो है तो 14 डिवाइड बाई 20, और ऑफकोर्स परसेंटेज करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। दोनों का सेम रिजल्ट ही आएगा, बेसिक मैथ्स है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 70%। बस अब प्रॉब्लम सॉल्व है। बारबी 70%, तो एंग्री बर्ड्स ऑफ कोर्स 30% होगी, क्योंकि दोनों के अलावा बिकेगा क्या, टोटल सेल्स 100% होनी चाहिए। तो अब हमें वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालना है। 20 का 70% कर दीजिए, 12 का 70% कर दीजिए, सो दैट्स 8.40। और 15 का 30% इज 15 3 जा 45, दैट्स 4.50। ठीक है, 8.4 प्लस 4.5, दैट्स हमारा टोटल वेटेड कंट्रीब्यूशन हो गया 12.90। अब हमको क्या बोला है, बीईपी निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन को बतानी पड़ेगी, 12,90,000। देखिए कितना बढ़िया फिगर है फिक्स कॉस्ट का, क्योंकि हमारा वेटेड कंट्रीब्यूशन है 12.9 का। 12,90,000 डिवाइड बाई 12.9, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया यूनिट्स में 1 लाख का। एंड यू नो व्हाट टू डू नाउ, 1 लाख को 70-30 कर दीजिएगा, तो बारबी और एंग्री बर्ड्स में डिवाइड हो जाएगा। 70% एंड 30% करना है, तो 70,000 बारबी डॉल्स बेचनी पड़ेंगी, 30,000 एंग्री बर्ड्स, ये इन यूनिट्स है। इसको फिर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बीईपी इन अमाउंट आ जाएगा। वो मैं नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर यूनिट्स डायरेक्टली नहीं दे रखी है तो कैसे सेल्स मिक्स डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो कैसे आप उसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में बोला हुआ है कि सपोज कंपनी सेल्स करती है 60,000 बारबी डॉल और 1,40,000 एंग्री बर्ड्स पर ईयर, तो सेल्स मिक्स बदल दिया। पहले 14:6 था, अब 6:14 कर दिया है। तो क्या बीईपी बदल जाएगा? बीईपी डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि देखिए जो कंट्रीब्यूशन है ना वो एंग्री बर्ड्स का जो है वो ज़्यादा है पर यूनिट कंपेयर टू बारबी डॉल। एक बारबी डॉल बिकती है तो 12 रुपए ही मिलते हैं, बट एंग्री बर्ड बिकती है तो 15 रुपए बिकते हैं। तो अगर एंग्री बर्ड ज़्यादा बिकेगी तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा तो ज़्यादा जल्दी फिक्स कॉस्ट कवर होगी। तो अगर ये सेल्स रेशियो बदल जाता है, एंग्री बर्ड्स ज़्यादा बिकती हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट छोटा हो जाएगा जल्दी, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आने लगेगा। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, 60 और 40,000 करोगे तो बीईपी जो अभी आ रहा है 1 लाख यूनिट्स का, उससे थोड़ा कम आ जाएगा, राइट। और कहा है कि ब्रेक इवन 1 और 2 का क्यों डिफरेंट है, तो उसको मैं अभी यहाँ थियोरेटिकली बोल के बता चुका हूँ ओरली कि क्यों ब्रेक इवन पॉइंट डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट के अंदर जिसका कंट्रीब्यूशन कम है वो ज़्यादा बिक रही है, और सेकंड के अंदर जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो ज़्यादा बिक रही है। तो बीईपी फिर छोटा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो कम यूनिट्स बेचने पर ही हमें, एक यूनिट एंग्री बर्ड की बेचोगे तो 15 रुपये मिलेंगे, पर बारबी की बेचोगे तो 12 रुपये ही मिलेंगे। तो एंग्री बर्ड्स एक यूनिट बेच के 15 रुपये, 3 रुपये ज़्यादा प्रोवाइड करती है इन कंपैरिजन टू बारबी। अगर एंग्री बर्ड ज़्यादा बिकेगी तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा तो कम यूनिट्स बिकने पे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। प्रैक्टिकली सॉल्व करके तो आप देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ वीडियो मेंट टू एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट टू यू।
काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस का और ब्रेक इवन पॉइंट का वीडियो डालिए, तो एक ये मैंने वीडियो प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए ब्रेक इवन पॉइंट का। एक और ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, वैसे एनसीईआरटी में कहीं कवर्ड नहीं है, बट उसको 2 मिनट लेकर उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार होता है कि हमें सेल्स दे रखी है 20 लाख रुपीज़ की, राइट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की, और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है से फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 50 लाख रुपीज़ की दे रखी है, और फिर मांग लिया ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, यूनिट्स बताई नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन में भी ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट कैलकुलेट करना पॉसिबल है। कैसे, आई विल एक्सप्लेन। आप सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। सो 20 लाख माइनस 5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आया अमाउंट में 15 लाख रुपए का। इसके बाद आपको एक नया फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर कहते हैं इसको एब्रीविएटेड वे में। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है 15 लाख का, सेल्स है 20 लाख की, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे पीवीआर निकल जाएगा 15 डिवाइड बाई 20 परसेंटेज, तो ये 75% आ रहा है। अब बीईपी निकालने का एक और फॉर्मूला है, बीईपी इन रुपीज। ये डायरेक्टली निकल सकता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट गाइज। अब फिक्स कॉस्ट हमें टोटल पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 50 लाख रुपए की, है ना, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 75 है। तो बेसिकली आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर और इनटू 100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे परसेंटेज है। तो टेक्निकली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर 75 इनटू 100, तो इससे सीधा बीईपी इन अमाउंट आ जाएगा। बहुत बड़ा फिगर आएगा यहाँ पे, 50 लाख डिवाइड बाय 75, तो दैट इज कमिंग एज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 66 लाख 66,667 ये अमाउंट में आया है सीधा, है ना, सीधा अमाउंट में आया है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछना फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट कुछ बच्चों के इस तरह के डाउट्स भी आए थे, तो मैंने इसको भी केटर कर लिया यहाँ पे। सो विद दिस एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट इज डन। ये ब्रेक इवन पॉइंट का टोटल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, और सब्सक्राइब रहना, आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं उसके बाद भी बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसके। और चैनल की किसी भी तरीके से आप मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगे, प्लीज़ चैनल की किसी भी तरीके से हेल्प करिएगा, आई वुड बी वेरी थैंकफुल। और आगे वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा हो, और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।